बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, चारों जानिब सदर ट्रंप पर होने वाले मुबैना हमले की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। मुबैना इसलिए कि अभी तक अमेरिका के अंदर बहुत से जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं वो भी इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि हालात कुछ इस तरह के हैं। आप उस वीडियो को देखें, बार बार जिस तरह पुरस्कून अंदाज में इतने बड़े हमले के बाद भी और हमले के दौरान भी सदर ट्रंप नज़र आ रहे हैं, तो लामहला ये मुबस्सरीन जो हैं ये उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या ट्रंप का एक ड्रामा करार दे रहे हैं। अभी ये हमला नहीं हुआ था, उस हमले से पहले वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का ये कहना कि आज हॉल में आप गोलियां सुनेंगे या गोलियां चलेंगी, बज़ाहिर तो उन्होंने ये कहा है कि सदर ट्रंप कोई तीखी बात करेंगे, तीखी तकरीर करेंगे, लेकिन बाज़ यार दोस्त उसको इस बात से भी जोड़ रहे हैं। अजीब व गरीब सा एक ड्रामा था जो देखने में आया है। अभी तक उसके बहुत से पहलू जो हैं वो अनएक्सप्लेन्ड हैं कि ये कैसे हो गया। बहरहाल नाज़रीन, दूसरी तरफ देखें तो ईरान और अमेरिका के मामलात में ज़ाहिरी तौर पर एक खामोशी है, मगर पस पर्दा बहुत काम हो रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पाकिस्तान और ओमान के दौरे मुकम्मल करके रूस पहुँच गए, जहाँ उनकी रूसी सदर पुतिन से अहम मुलाकात हो चुकी है। ग़ालिबन 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। ईरान ने एक बार फिर साबित किया है कि वो मैदान जंग में जितने सख्त हैं, मुज़ाकरात की मेज़ में उससे कहीं ज़्यादा टफ़ हैं। ज़राए अब तस्दीक कर रहे हैं कि ईरान ने मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अपनी 5 निकाती तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले कर दी हैं। ईरान अमेरिका तनाज़ा में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही पाकिस्तान पर एतमाद करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक लिहाज से दोनों मुल्कों की ये मजबूरी भी थी कि वो पाकिस्तान पर ही इन्हिसार करें। ईरान ने पाकिस्तान को जो नई तजावीज़ दी हैं उनके मुताबिक ईरान अपनी यूरेनियम से अपने जो अफसूदा यूरेनियम है उससे दस्तबरदार नहीं होगा और उसे किसी मुल्क के हवाले भी नहीं करेगा। ईरान ने तजवीज़ दी है कि अमेरिका आबने हरमुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करे, जवाब में ईरान भी आबने हरमुज़ खोल देगा। ईरान ने अपने एटमी प्रोग्राम पर एक बार फिर बात करने पर आमादगी दिखाई है और इन ईरानी तजावीज़ पर अमेरिका में गौर हो रहा है। नाज़रीन, जो इराक़ची की सदर पुतिन, रूसी सदर पुतिन से मुलाकात हुई है, उसके बाद जो ऐलान जारी किया गया है सदर पुतिन की तरफ से वो बड़ा वाज़ेह है। वो पहली बार ईरान के मौक़िफ़ की खुल्लम खुल्ला हमायत है। उन्होंने 2 टोक लफ्ज़ों में कहा है कि ईरान बड़ी जुर्रतमंदी के साथ अपने मौक़िफ़ का दिफा कर रहा है। तो इससे ज़्यादा खुली हिमायत जंग के दिनों में मुमकिन नहीं होती किसी बड़ी ताकत की तरफ से। तो रूस ने एक तरह से ईरान की खुल्लम खुल्ला हमायत का ऐलान कर दिया। अच्छा नाज़रीन, ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से मुज़ाकरात के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। गालिब इम्कान यही है कि ब्रेक थ्रू हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि हर तरफ इन ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है इस वक्त भी कि अमेरिका ईरान पर दोबारा बड़ा हमला कर देगा, मगर मेरे ख़्याल में इसके इम्कानात वक्त के साथ साथ कम होते जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आप ट्रंप के गुज़िश्ता रोज़ के बयान को देखें। ट्रंप ने वाज़े तौर पे अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि ईरानियों से उसके 2 ही हैं, ट्रंप के 2 टारगेट्स हैं। एक तो वो ये बार बार अच्छे ईरानी बुरे ईरानी, अच्छे गुड कॉप बैड कॉप वाला खेल खेलता है वहाँ पे कि जी अच्छे लोगों से बातचीत जारी है, पता नहीं किन अच्छे लोगों के साथ तुम्हारी बातचीत जारी है। ट्रंप साहब जो हैं वो सिर्फ ईरानी क़यादत में दरार पैदा करना चाह रहे हैं, जो अभी तक जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। पासदारान और जो ईरान की फ़ौज है उसके दरमियान भी किसी किस्म की दरार या इख्तलाफ पैदा करने में ये लोग कामयाब नहीं हो सके, ट्रंप एंड कंपनी, लेकिन मुसलसल कोशिशें जारी हैं। दूसरा, ट्रंप ने यह कहा है कि हम जंग जीत जाएंगे, हम दोबारा हमला करेंगे और जंग जीत जाएंगे। इसका मतलब है कि तुम अभी तक जंग नहीं जीते। तुम खुले लफ्ज़ों में इस बात का इकरार कर रहे हो कि तुम अभी तक जंग नहीं जीते, अपने ज़ख्म चाट रहे हो। तो ये ट्रंप की तरफ से, मगर मेरे ख़्याल में अगर इसराइल ने कोई शरारत ना की तो फ़िलहाल किसी बड़ी जंग का ख़तरा जो है वो टल गया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कोई अगर बड़ी साजिश कर दे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं ऐसा क्यों समझता हूँ कि अब अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला नहीं करेगा? नाज़रीन, उसकी कुछ वजूहत हैं। पहली बात तो ये है कि अब तक की जंग में
अमेरिका ईरान का जितना नुकसान कर चुका है, मज़ीद जंग से सूरत हाल में बड़ी तब्दीली आने वाली नहीं। दूसरी बात यह है कि ईरान के साथ जंग ने अमेरिकी ताकत को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक में दहाइयों से कायम किए गए अमेरिकी अड्डे अपने मकसद हासिल करने में बुरी तरह नाकाम साबित हुए हैं, बुरी तरह एक्सपोज हो गए। इन हालात में मज़ीद जंग ईरान के लिए तबाही लाएगी तो ईरान के जवाबी इक़दाम जो हैं वो अमेरिका का तमाशा बना के रख देंगे। खलीज में मौजूद अमेरिकी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जो है वो बुरी तरह नाक़िस साबित हुआ है। इसलिए ईरान के मुताबिक अमेरिका खलीज में नया फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम नस्ब कर रहा है। जब तक ये नया निज़ाम नहीं आ जाता, अमेरिका किसी बड़ी जंगी कार्रवाई का मुकम्मल नहीं हो सकता। एक और चीज़, सदर ट्रंप ने 14 मई को चीन का दौरा करना है। इस दौरे से पहले ईरान पर बड़ा हमला अमेरिकी मफादात के खुल्म खुला खिलाफ होगा। अगर ईरान पर अमेरिका ने दोबारा बड़ा हमला किया तो ये समझ लें कि सदर ट्रंप का दौरा चीन नहीं होगा। ये दौरा मौजूदा हालात में अमेरिकी मफादात के लिए बहुत ज़रूरी है। दोबारा अर्ज़ है कि ये तज्ज़िया इस सूरत में है कि इसराइल कोई नई मुहिम जोई ना कर दे, और ये काम उसने शुरू भी कर दिया हुआ है। इसराइल ने जनूबी लबनान खाली करने का हुक्म देते हुए वहाँ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें 14 अफराद जो हैं वो मारे गए हैं। बड़ी तादाद में लबनान के लोग शुमाल की जानिब जा रहे हैं। लबनान में सीज़ फायर अमेरिका ईरान जंगबंदी का हिस्सा है, हालांकि देखा जाए तो। अब देखना यह है कि ईरान कब तक इन हमलों को बर्दाश्त करता है। अच्छा नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ से सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान है। हर दूसरी पोस्ट जनाब इकरारुल हसन से मुताल्लिक़ है। इकरारुल हसन जो बुनियादी तौर पर एक टीवी मारूफ मशहूर बल्कि मशहूर तरीन टीवी एंकर थे, अब एक सियासी जमात के सरबरा हैं। न जाने क्यों वो किसी न किसी तनाज़े का हिस्सा बनते रहते हैं या बनने की कोशिश करते हैं। मैंने हमेशा ज़ाती तौर पे कोशिश की है कि उनके तनाज़ात पर किसी तबसरे से गुरेज़ करूँ। एक एहतराम का, मोहब्बत का ताल्लुक़ उनसे है, वो बरकरार रहे। मगर वो अब एक सियासी जमात के सरबरा हैं, इसलिए बहसीत एक शहरी और तज्ज़ियाकार, एक सहाफ़ी के उनके हर अमल और इक़दाम का नाक़दाना जायज़ा लेना हमारी पेशा वराना ज़रूरत है। अब बात करते हैं उनकी वायरल होने वाली वीडियो की, जिसमें वो एयरपोर्ट पर FIA के एक एहलकार के साथ उलझ रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि एक मामूली सी बात का बतंगड़ बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। एक सरकारी एहलकार ने ज़ाती हैसियत में अपने साथी के कान में एक सरगोशी की है, जिसे जनाब इकरारुल हसन ने सुन लिया और कहा कि जी मुझे गाली दी है। मैं हैरान हूँ कि ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, इस तरह रिएक्ट करने की क्या आन पड़ी थी। हैरान इस बात पर भी जनाब इकरारुल हसन ने गुलकार और उनकी तरह की एक सियासी जमात के सरबराह जवाद अहमद के साथ अपने मवाजने को गाली क्यों करार दे दिया। जनाब इकरारुल हसन ने तनाज़ा खड़ा करने के बाद इस पूरे माजरे की जो वीडियो जारी की है उसमें भी कहीं इस एहलकार को गाली देते नहीं सुना गया। अलबत्ता ख़ुद इकरारुल हसन साहब उस एहलकार को बेशर्म कहते हुए सुने गए। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और FIA के एहलकार को यूथिया करार दे रहे हैं। यूथिया एक गाली के तौर पे PTI के सपोर्टर्स लेते हैं। सरकारी एहलकार ने इकरार साहब के बकौल ज़्यादा से ज़्यादा एक गलत बात की। इस पर जनाब इकरारुल हसन ने जो शोर शराबा किया और जिस तरह एहलकार के पीछे जाकर उसे हरासा करने की कोशिश की, खुद ही फ़र्ज़ कर लिया कि यह एहलकार इमरान खान का हामी है। इस सारी सूरत हाल ने जनाब इकरारुल हसन का कंडक्ट उनके बतौर पार्टी रहनुमा की हैसियत पर कई सवालात उठा दिए। एक ज़रा सी बज़ाहिर मुखालिफाना राय पर जनाब इकरारुल हसन ने जो रवैया इख्तियार किया है, उसे तो मौका पर वही बात साबित कर दी कि जो FIA एहलकार ने कही थी। एक और बात काबिल गौर है कि इस वाक़े के बाद जनाब इकरारुल हसन सिर्फ नून लीग के हामी सपोर्ट कर रहे हैं। इस वाक़े को सिर्फ इसके बाद जो इकरारुल हसन की हमायत में आवाज़ बुलंद करते हुए नज़र आ रहे हैं वो नून लीग के हामी हैं। इसके बरक्स बाकी हर कोई FIA एहलकार को मजलूम समझकर उसकी हमायत कर रहा है। वो बेचारा अपनी मजबूरी की वजह से अपनी वर्दी की जो बेड़ियाँ उसने पहनी हुई हैं उसमें कुछ भी नहीं बोल पा रहा, उसे बोलने का मौका भी नहीं दे रहे इकरार साहब, और मुसलसल कहते जा रहे हैं कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। एक मामूली से जुमले पर इस तरह रिएक्ट करना ये मेरी समझ से बाहर है। और इससे ये हकीकत एक बार फिर वाज़ेह हो गई है कि आम आदमी को जिस किसी को मौजूदा निज़ाम का हामी समझते हैं वो उसकी जई तई फेर कर रख दें, जो मर्ज़ी कह दें, उसको फ़ौरन आप 9 मई के साथ जोड़ दें, फ़लाँ के साथ जोड़ दें, फ़लाँ के साथ जोड़ दें, और ज़ाहिर है कि अगला बंदा जो है डिफेंसिव हो जाता है। कोई बात करके देख लें। और सबसे अहम बात यह है कि अवाम राज पार्टी के सरबराह जनाब इकरारुल हसन ने बराबरी पार्टी के सरबराह जनाब जवाद अहमद के साथ जाने अनजाने में बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी है। उन्होंने जवाद अहमद के साथ अपने मुवाज़ने को गाली से तशबीह दे दी है।
यानी जवाद अहमद ने तो मैच खेला भी नहीं और क्लीन बोल्ड हो गए। इकरारुल हसन FIA एहलकार से माफ़ी मांगे ना मांगे, अपनी तरह एक सियासी जमात के सरबराह जवाद अहमद से ज़रूर माजरत कर लें। नाज़रीन, पाकिस्तान की 80 साल तारीख़ में नाकामियों की कई कहानियाँ हैं, मगर पाकिस्तान के IPPs से मुआहदे, उसके नतीजे में चढ़ने वाला गर्दशी कर्जा और कैपेसिटी पेमेंट्स का तौक ऐसे मसाइल हैं जो पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरा बन चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, पूरे तयक्कुन के साथ, पूरे एतमाद के साथ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरा बन गए। सीनियर सहाफ़ी जनाब अदनान आदिल की तहकीक के मुताबिक हुकूमत ने एक साल में तकरीबन $7 अरब IPPs को कैपेसिटी पेमेंट अदा की है, बिजली ना बनाने के चार्जेस दिए हैं। इस हिसाब से 10 साल में मजमूई रकम तकरीबन $70 अरब बनती है, यानी मुल्क के बैरूनी कर्ज़ों का निस्फ। कैपेसिटी पेमेंट से मुराद नाज़रीन वो रकम जो बिजली ना बनाने पर अदा की जाती है। IPPs मुआहदों का तोहफ़ा और कैपेसिटी पेमेंट का तौक नून लीग ने कौम के गले में डाला है। वही नून लीग सरकार इन दिनों कौम की कमर में एक और छुरा घोंपने की तैयारी कर रही है। ये भी सुन लें, इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 10,000 मेगावाट सोलर बिजली बन रही है। इसको बनाने के लिए धूप पर कोई ज़र्रे मुबादला खर्च नहीं होता, जबकि दरामदी LNG और दरामदी कोयले से बिजली बनाने पर अरबों डॉलर सालाना ज़र्रे मुबादला खर्च होता है। लेकिन हुकूमत हौसला शिकनी किसकी कर रही है? सोलर की, जो फ्री में आ रही है सूरज की किरणों पे, उनकी हौसला शिकनी कर रही है, जिसकी चंद साल पहले तक हौसला अफजाई के लिए इश्तहारात जारी किए जाते थे। अब हौसला शिकनी की जा रही है ताकि IPPs माफिया का पेट भरा जा सके। आज सोलर की नेट मीटरिंग से 6,000 मेगावाट नेशनल ग्रिड में शामिल हो रही है। सोचेंगे सस्ती बिजली भी ना होती तो मज़ीद 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग करना पड़ती। खुदा हमें इस तजर्बाकार हुकूमत और ऐसे बेरहम पॉलिसी साजों से बचाए रखे। नाज़रीन, अब सुथरे पंजाब की शानदार कारकर्दगी भी देख लें। पंजाब में सरकारी स्कूल प्राइवेट सेक्टर के हवाले किए जा रहे हैं, धड़ाधड़ किए जा रहे हैं। सेहत का शोबा भी फंड्स की कमी का शिकार है। सेहत के शोबे में मौजूद सरकार का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उसने सबसे पहले सेहत कार्ड ख़त्म कर दिया। अब हुकूमत ने लाहौर में 50 एकड़ पर फिल्म सिटी बनाने का फ़ैसला किया। पंजाब हुकूमत फिल्म सिटी में स्टूडियोज़ बनाएगी, उसके लिए महंगे कैमरे ख़रीदे जाएंगे, पोस्ट प्रोडक्शन लैब्स बनाई जाएंगी और पता नहीं क्या क्या किया जाएगा। दुनिया में नाज़रीन कहीं भी इस मॉडल के तहत मीडिया और फिल्म प्रोडक्शन ने तरक्की नहीं की। इस काम के लिए हमेशा निजी शोबे की हौसला अफजाई की जाती है। हमारे यहाँ तो सरकार को वैसे भी मेरा ख्याल है कि फ़िल्में बनाने की नहीं, फिल्में चलाने की आदत है, तो फिल्में चलाने पर जोर दिया जाए, फिल्में बनाना जो है वो निजी शोबे पे छोड़ दिया जाए। हुकूमत के ये सरकारी अरबों रुपए खर्च होंगे, इक्विपमेंट ख़रीदा जाएगा जिनमें करोड़ों रुपए की खुर्द बुर्द हो जाएगी, बाद में सामने आएगी और बाद में कोई इस इक्विपमेंट का पुरसाने हाल नहीं होगा। मैं अभी इसे नाज़रीन इस खदशे का इज़हार कर रहा हूँ कि ये एक फ्लॉप मंसूबा होगा। खुदारा इस मंसूबे पर ज़रा दोबारा गौर करें। एक तरफ सरकारी इदारों की निजकारी की जा रही है, दूसरी तरफ नए सफ़ेद हाथी पालने की तैयारियाँ हो रही हैं। अच्छा नाज़रीन, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों ने पूरे मुल्क को बेरहम महंगाई के हवाले कर दिया है। अब पता चला है कि ओगरा ने गैस की कीमतों में 300 गुना इजाफा करने की तजवीज़ अरसाल कर दी है। 300 गुना, 3 टाइम्स। पेट्रोल की कीमतों को ईरान जंग से नथी करके हुकूमत आवाम से लूट मार के सारे अरमान तसल्ली के साथ पूरे कर रही है। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल पर 107 रुपये से ज़्यादा लेवी यानी टैक्स वसूल किया जा रहा है, मगर हुकूमत का दिल इससे नहीं भरा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब ने बता दिया है कि IMF से राय ना मिली तो अगले जुमे को पेट्रोल और डीज़ल पर 50 से 55 रुपये लेवी यानी टैक्स मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा, जिससे पेट्रोल 450 रुपये लीटर हो जाएगा। हुक्मरानों की नीयत तो बिल्कुल वाज़ेह है, हैरानी सिर्फ अवाम की बर्दाश्त पर है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के हमायत याफ्ता ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान दुनिया के शदीद ग़िज़ाई बहरान के 10 बड़े मुल्कों में शामिल हो गया, जहाँ 1 करोड़ 10 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और महंगाई ग़िज़ाई बहरान को मज़ीद गहरा कर रही है। रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान में 93 लाख अफराद क्राइसिस जबकि 17 लाख अफराद एमरजेंसी की इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल में शामिल हैं, जो कहत से एक कदम पीछे तस्वुर की जाती है। अच्छा नाज़रीन, मुल्क के ज़रख़ीज़ तरीन कानूनी दिमागों पर मुश्तमिल आइनी अदालत ने एक ऐसे जुर्म के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है जो अभी सरजद नहीं हुआ।
इंसानी तारीख़ में जुडिशल एक्टिविज़म की ऐसी शानदार मिसाल पहले नहीं मिलती। 9 मई के पेशावर रेडियो पाकिस्तान केस हमला केस की हवाले से हुकूमत की कायम करदा आइनी अदालत ने स्टे दे दिया है। सूबाई काबीना के हुक्म पर यह केस ख़त्म नहीं किया जा सकता। पहली बात यह है कि अभी तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोई ऐसा फ़ैसला किया ही नहीं और ना ही कोई ऑर्डर जारी किया, ना ही दरख्वास्त दी है, तो फिर आइनी अदालत कैसे ये स्टे ऑर्डर जारी कर सकती थी? अगर कोई फ़ैसला देना भी था तो कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बुलाते, उनका मौक़िफ़ सुनते, फिर कोई फ़ैसला सुनाते, मगर उसकी भी ज़हमत गवारा नहीं की गई। मौजूदा हुकूमत ने 9 मई के केस इतने भोंडे बनाए हैं कि वो जैसे ही ऊपर अदालत में जाते हैं तो फारिग हो जाते हैं। 9 मई के मुकदमात में ट्रायल कोर्ट से जिस तरह फ़ैसले लिए गए हैं उसका किसी अदालत में दिफा मुमकिन नज़र नहीं आता। इसलिए फ़ैसला यही किया गया कि अब ये केस किसी आला अदालत में लगने ही न दिए जाएँ। जिन लोगों को 9 मई के मुकदमात में सज़ा सुनाई गई हैं वो बैक वक्त लाहौर, फैसलाबाद, मियांवाली, गुजरांवाला, पिंडी में मौजूद थे और 9 मई के हर केस में गवाह वही 2 शोरा आफाक कांस्टेबलान। नाज़रीन, आखिर में खिज़र सलीम के 2 अशार, ख़ुदकुशी गर हलाल हो जाए, ख़ुदकुशी गर हलाल हो जाए, मौत लोगों की ढाल हो जाए, हाल अपना बताऊँगा उसको, हाल अपना बताऊँगा उसको, राब्ता गर बहाल हो जाए, एक सदाए कदीम फिर गूंजे, एक सदाए कदीम फिर गूंजे, फिर अज़ान बिलाल हो जाए, फिर अज़ान बिलाल हो जाए। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।